हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। ये पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया, उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोट्स भी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ऊपर के ये सभी पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं, उनसे बिल्कुल देखिए तभी चीज़ें समझ आएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे इब्न बतूता के बारे में और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। इन दोनों यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आखिर इब्न बतूता था कौन। तो इब्न बतूता का जन्म हुआ था 1304 में। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक क्षेत्र के तेंजियर नामक स्थान पर। यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक जगह थी मोरक्को, और वहाँ पर एक जगह थी कौन सी? तेंजियर, जहाँ पर किसका जन्म हुआ था? इब्न बतूता का। ठीक है, इब्न बतूता के परिवार के सभी सदस्य क्या थे? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और सम्मानित थे। इसी परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने भी कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्रीय शिक्षा क्या कर ली थी? हासिल कर ली थी। यानी आप ये समझिए कि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे ये। इब्न बतूता को एक हठीला यात्री कहा जाता था, क्योंकि उन्हें यात्राएं करने का बहुत शौक था, और चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो कभी यात्रा करने से पीछे नहीं हटते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि इनके जहाज़ को पूरी तरीके से लूट लिया गया था। ठीक है, और 2 ही 3 लोग बचे थे, पर फिर भी इन्होंने यात्रा नहीं रोकी और अपनी यात्रा क्या की? पूरी की। इसीलिए इन्हें हठीला यात्री कहा जाता था। हठीला मतलब जिद्दी यात्री। ठीक है, अपनी इसी रुचि के कारण इब्न बतूता ने अनेक जगहों की क्या की? यात्रा की। जैसे कि इराक गए, मक्का गए, सीरिया गए, यमन गए, ओमान गए, हर जगह की इन्होंने क्या की? यात्रा की। फिर 1332 में ये भारत की यात्रा करने के लिए निकले, और 1333 में यानी लगभग 1 साल बाद ये क्या हुआ? ये सिंध में पहुंच गए। सिंध कौन सी जगह जिसे वर्तमान में हम पाकिस्तान कहते हैं ना, उसे उस समय सिंध कहा जाता था। तो ये सिंध में पहुंच गए। इसके बाद उनके मन में एक विचार आया, किससे? दिल्ली के सुल्तान से मिलने का। तो 1333 के आसपास दिल्ली के अंदर सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये कौन सुल्तान थे, कहाँ थे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ऐसे याद रखना है। तो ये किससे मिलने के लिए गए? मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए कहाँ गए? दिल्ली गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के ज्ञान से ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्हें क्या किया? अपने यानी इब्न बतूता को अपने राज्य के अंदर काजी का पद दे दिया। काजी यानी न्यायाधीश का पद। ठीक है, यानी जिसे जज कहते हैं हम, उसका पद दे दिया। किसे? इब्न बतूता को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कहाँ के सुल्तान थे? दिल्ली के। इसके बाद क्या हुआ? अब भविष्य में राजा यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे और जो इब्न बतूता थे, वो उनके बीच कुछ गलतफहमी हो गई, और इस वजह से इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया। पर कुछ समय बाद ये गलतफहमी ठीक हुई तो इन्हें बाहर निकाल लिया गया। अब इनकी घूमने में रुचि थी, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो इसीलिए दिल्ली के सुल्तान ने इन्हें मंगोल के शासक, मंगोल यानी चीन, जिसे वर्तमान में हम चीन कहते हैं, मंगोल के शासक के पास क्या किया? राजदूत के रूप में भेजा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगभग घूमते फिरते ही क्या की? बिताई। इस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? रिहला था। ठीक है, क्या नाम था? रिहला। इसी पुस्तक के बारे में भी जानेंगे हम। और 1347 में इब्न बतूता ने क्या किया? घर वापस जाने का फैसला किया। तो ये इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, देखते हैं जरा इनकी रिहला पुस्तक में क्या खासियत थी। तो इस पुस्तक का निर्माण इब्न बतूता द्वारा किया गया। ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी, आपको याद रखना है। इसमें जो मुख्य बातें थी, वर्णित बातें थी भारत के बारे में, वो हम देखेंगे। तो क्या किस किस के बारे में लिखा इन्होंने? भारतीय शहरों के बारे में लिखा, कृषि, दास प्रथा, डाक व्यवस्था, नारियल और पान के बारे में लिखा। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा? कि इब्न बतूता ने लिखा कि भाई जो भारतीय शहर थे ना, वो घनी आबादी वाले थे, और ये क्षेत्र जो थे अवसरों से भरे हुए थे। यानी यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप काबिल हो तो आप बहुत कुछ यहाँ से अर्जित कर सकते थे। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग क्या थे? समृद्ध थे, यानी इनके पास पैसा था। और शहरों में बड़े बड़े भीड़ वाले क्या हुआ करते थे? बाजार हुआ करते थे। ये बाजार जो थे चमक दमक और वस्तुओं से भरे हुए थे, और इन बाजारों में मंदिर तथा मस्जिद, सभी प्रकार के धर्मस्थल हुआ करते थे। यानी दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। भारतीय कृषि के बारे में इन्होंने लिखा कि जो भारतीय कृषि थी ना, वो भारत में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण भारत के अंदर 2 बार कृषि की जा सकती थी। यानी एक ही साल के अंदर जो कृषक था वो 2 बार उपज कर सकता था। पश्चिमी क्षेत्रों के मुकाबले भारत में कृषि की उपज क्या थी? ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार कृषि की जा सकती थी, और यहाँ की मिट्टी क्या थी? उपजाऊ थी। यहाँ पर कपड़े के बारे में इब्न बतूता ने लिखा कि भारत में रेशम, जरी आदि कपड़ों की अत्यधिक मांग थी, और जो मलमल के कपड़े थे ना, वो सिर्फ धनी व्यक्ति पहना करते थे, क्योंकि मलमल भारत के अंदर क्या होता था? महंगा होता था। ठीक है, सामान्य लोग सस्ते रेशों से बने कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा इन्होंने भारत की डाक प्रणाली के बारे में लिखा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी। तो देखिए, इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारतीय डाक प्रणाली अत्यंत विकसित हुआ करती थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सिंध, यानी जो मैंने अभी बताया था कौन सी जगह है? पाकिस्तान।
से दिल्ली की यात्रा करने में लगभग 50 दिन लगते थे, परंतु जो उस समय डाक व्यवस्था थी यानी पोस्टल सर्विस थी, उसके द्वारा सिर्फ 5 दिन के अंदर ही खबर को पाकिस्तान यानी अभी के पाकिस्तान यानी उस दौर के सिंध से दिल्ली पहुंचा दिया जाता था। ऐसा कैसे होता था? तो देखिए उस समय भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, जिसमें से पहली थी अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लुक भी कहा जाता था, और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था जिसे क्या कहते थे? दावा कहते थे। तो अश्व डाक व्यवस्था में क्या होता था कि हर 4 मील की दूरी पर 4 मील की दूरी पर एक घोड़ा खड़ा होता था राजकीय, और उसके द्वारा क्या किया जाता था? संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ठीक है। और पैदल डाक व्यवस्था में क्या होता था? इसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत, अब ये मैं आपको ना एक इमेज के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए पैदल डाक व्यवस्था में क्या होता था कि एक गांव होता था, ठीक है, उसकी 3 मील की दूरी पर एक और गांव होता था, फिर उससे 3 मील की दूरी पर एक और गांव, और ऐसे ही क्या होते थे 3-3 मील की दूरी पर गांव वगैरह हुआ करते थे। तो एक व्यक्ति अपने एक हाथ में तो एक डंडी लेता था जिस पर घंटी बंधी होती थी। एक हाथ में क्या लेता था? डंडी जिस पर एक घंटी बंधी होती थी, और दूसरे हाथ में क्या लेता था? पत्र लेता था। ठीक है। वो इस एक गांव से भागना शुरू करता था, और कब तक भागता था? दूसरे गांव तक, यानी लगभग कितनी दूरी तक? 3 मील तक। ठीक है। अब इस 3 मील के बीच कुछ जगहें भी होती थी जहां पर वो क्या कर सकता था? रुक कर आराम कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने एक हाथ में एक डंडी लेता था जिस पर घंटी बंधी होती थी, और दूसरे हाथ में जो था वो क्या लेता था? पत्र लेता था। उसे अपने गांव से लेकर 3 मील दूर दूसरे गांव तक भागता था। अब दूसरे गांव में एक और व्यक्ति खड़ा होता था, ये उसको हैंड ओवर कर देता था, यानी ये दोनों चीज़ें उसे दे देता था। फिर वो उसे लेकर तीसरे गांव तक भागता था, और फिर तीसरे गांव में एक और व्यक्ति था जो उसे लेकर चौथे गांव तक भागता था। तो इस तरीके से क्या किया जाता था? डाक व्यवस्था हुआ करती थी। बीच में रेस्ट करने के लिए कुछ जगह हुआ करती थी, और घंटी इसीलिए होती थी उस डंडे के ऊपर ताकि अगर ये भागता हुआ जा रहा है तो बीच में अगर कोई भी व्यक्ति हो तो वो हट जाए, ताकि उसे पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? डाक सर्विस के अंदर है, और ये क्या कर रहा है? पत्र पहुंचा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से पैदल डाक व्यवस्था हुआ करती थी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लेना अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो। नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो लिखा वो था नारियल के बारे में। अब नारियल के बारे में क्या लिखा? देखिए जब इब्न बतूता भारत आए ना, तो उन्होंने उससे पहले कभी नारियल का वृक्ष नहीं देखा था, यानी जो पेड़ होता है नारियल का वो कभी नहीं देखा था। अब जो नारियल के पेड़ हैं वो बिल्कुल खजूर के पेड़ जैसा लगता है, तो उसे देखते ही उन्होंने कहा कि भाई जो नारियल का वृक्ष है ना वो बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है, पर इस पर जो फल लगता है वो अलग है। ठीक है। नारियल को देखकर इब्न बतूता बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने नारियल की तुलना मनुष्य के सर से की। उन्होंने कहा कि नारियल है ना जो वो बिल्कुल मानव के सर जैसा लगता है। ठीक है। इसका ऊपरी जो हिस्सा है वो मानव की खोपड़ी की तरह कठोर होता है, और अंदरूनी हिस्सा मानव के दिमाग की तरह क्या होता है? नर्म होता है, और इस पर लगे जो रेशे हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल बालों की तरह दिखाई देते हैं। उसने लिखा कि नारियल का अनेकों रूप से प्रयोग भी किया जाता है, जैसे उसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, उसके अंदर स्थित पानी को पिया भी जाता है, और अंदर के नर्म भाग को फल की तरह खाया भी जाता है। तो इस चीज़ को देखकर वो क्या हुए थे? बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी पहले नारियल नहीं देखा था। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ के बारे में और लिखा जो था पान। उन्होंने कहा कि भाई पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा कि इस पर कोई फल नहीं होता, यानी जो ये बेल होती है इसे सिर्फ पत्तों के लिए उगाया जाता है, इस पर कोई फल नहीं होता। ठीक है। इसका प्रयोग करने की विधि भी अजीब सी है। इसे खाने से पहले इस पर क्या किया जाता है? इस पर सुपारी रखी जाती है, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लिया जाता है, और फिर इस सुपारी और पत्तों को एक साथ मुंह में रखकर चबाया जाता है, और कुछ समय बाद थूक दिया जाता है। ये सब देखकर इब्न बतूता बहुत ज़्यादा क्या हुए थे? आश्चर्यचकित हुए थे। एक और चीज़ जिसके बारे में उन्होंने लिखा वो थी दास प्रथा। तो इब्न बतूता के अनुसार उस दौर में दास जो थे, यानी जो गुलाम वगैरह हुआ करते थे, दास वगैरह हुआ करते थे, उन्हें सामान्य बाजारों में बेचा जाता था, जैसे अभी आप मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हो ना, ऐसे ही। ठीक है। समाज में स्थित सभी वर्ग के लोग दास रखते थे, यानी मीडियम क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके पास एक आधा दास तो, आधा तो नहीं, खैर एक दास तो हुआ ही करता था। ठीक है। यानी नॉर्मल था उस समय क्या करना? दास वगैरह रखना। इन दासों का उपयोग घरेलू कामकाज के लिए किया जाता था। जो पुरुष दास थे, यानी जो मेल हुआ करते थे, उन्हें पालकी उठाने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे मान लो लोग होते थे वो पालकी में बैठते थे, जैसे आपने डोली वगैरह देखी होगी, तो वो पालकी उठाने के लिए किया जाता था। उस समय गाड़ियाँ वगैरह तो होती नहीं थी, तो लोग पालकी वगैरह में सफ़र करते थे। तो इन मेल दासों का, यानी जो पुरुष दास होते थे, उनका प्रयोग पालकी उठाने के लिए किया जाता था, और महिला दास घरेलू कामकाज किया करते थे। इसके अलावा जो पुरुष दास थे उनकी कीमत महिला दासों से कम हुआ करती थी। महिला दास जो हुआ करती थी वो संगीत और नृत्य कला में भी निपुण हुआ करती थी, यानी म्यूजिक और डांस वगैरह में भी वो क्या थी? निपुण हुआ करती थी। कुछ मुख्य अवसरों पर इनके द्वारा इसका प्रदर्शन भी किया जाता था। कभी कभी इन राजाओं द्वारा दासों को,
यानी दासों का प्रयोग सिर्फ इन्हीं सब कामों के लिए नहीं होता था। कभी कभी राजा क्या करते थे, कुछ दासों को लेकर उन्हें दूसरे अपने जितने भी लोग होते थे उनके, यानी जिस पर भी निगरानी रखनी है उसके घर में भेज देते थे, और इनका प्रयोग गुप्तचरों के रूप में भी किया जाता था। ठीक है, तो ये वहाँ से जो भी खबरें होती थी इनको लाकर दे देते थे, किसको, राजा को, और ये किसे भेजते थे, दासों को। तो दासों के संबंध में इब्न बतूता ने अपने 3 अनुभव भी बताए हैं। पहला उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उस समय किसके शासक थे, दिल्ली के, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो उन्होंने नसरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक, यानी एक धर्म का उपदेशक था जिसका नाम क्या था, नसरुद्दीन, उससे बहुत खुश होकर उसे क्या किए थे, 1 लाख मुद्राएं और 200 दास दिए थे। सोचिए 200 दास दिए थे, उस समय 200 यानी दास वगैरह इतने कॉमन हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जब इब्न बतूता सिंध पहुंचे थे, जो मैंने आपको बताया था कि इब्न बतूता पहले सिंध पहुंचे थे फिर वहां से दिल्ली आए थे, तो उस दौर में जब वे सिंध पहुंचे तो उन्होंने उधर के सुल्तान को कुछ घोड़े दिए, ऊँट दिए और कुछ दार उपहार में दिए थे। ठीक है, इसके अलावा मुल्तान के गवर्नर को भी इब्न बतूता ने किशमिश और कुछ दास क्या किए थे, भेंट के रूप में दिए थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस समय दास वगैरह कितने कॉमन हुआ करते थे और ये एक आम सी बात थी। नेक्स्ट जो है हमारे यात्री वो है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ वो हुआ फ्रांस में, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, फ्रांसवा बर्नियर, यानी इनका जन्म हुआ फ्रांस में, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ये एक दार्शनिक थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और चिकित्सक भी थे। ठीक है, अवसरों की तलाश में यानी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में ये कहाँ आए, भारत आए, और यहाँ शाहजहाँ के बड़े बेटे यानी मुगल दौर में आए थे, तो शाहजहाँ के बड़े बेटे शिकोह के चिकित्सक के रूप में कई सालों तक रहे। ये भारत में 1956 से 1968 यानी 12 सालों तक रहे, और इस दौर में इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, इस नाम से इन्होंने किताब लिखी। अब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में इन्होंने क्या लिखा, तो फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय व्यवस्था की तुलना पश्चिमी देशों से की, यानी इनके देश से की, और इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय व्यवस्था की आलोचना की और उसे दयनीय स्थिति में बताया। देखते हैं भाई क्या क्या कहा इन्होंने। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में वर्णित कुछ मुख्य बातें देखिए। एक तो इन्होंने भूस्वामित्व के बारे में कहा, यानी यहाँ पर कृषकों की स्थिति के बारे में कहा। तो फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा कि उस समय भारत में निजी भूस्वामित्व का क्या था, अभाव था, यानी कि किसी की भी अपनी निजी जमीन नहीं होती थी, सारी जमीन राजा के अधीन होती थी। कृषक उस पर खेती करते थे और उसके बदले राजा को क्या करते थे, टैक्स देते थे। अब कृषकों द्वारा उस भूमि पर खेती की जाती थी और राजा को कर दिया जाता था। किसान उस भूमि पर कार्य कर सकते थे, यानी वो काम करने के लिए तो उनकी थी, जिसके बदले वो टैक्स देते थे। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि सारी जमीन राजा की है और किसान उस पर काम कर रहे हैं और उस काम करने के बदले टैक्स दे रहे हैं, यानी रेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो उस पर काम कर सकते थे परंतु उसे अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सौंप सकते थे, क्योंकि वो जमीन किसकी है, राजा की। ठीक है, तो वो आने वाली पीढ़ी को सौंप नहीं सकते थे। ठीक है, इसी वजह से किसान गंभीरता से, यानी ना तो सीरियसली उत्पादन करते थे और ना ही जमीन की देखरेख करते थे। अब इसी व्यवस्था की वजह से क्या हुआ, कृषि का विनाश हुआ भारत के अंदर और किसानों को शोषण का सामना करना पड़ा। भारतीय समाज के बारे में उन्होंने लिखा कि भाई जो उस समय भारतीय समाज थे, या तो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे या बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, मध्यम वर्ग नहीं हुआ करता था, यानी ऐसा नहीं था कि मिडिल क्लास, या तो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे लोग या बहुत ज़्यादा अमीर थे। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो ऊपरी वर्ग था वो क्या कर रहा था, लोगों का शोषण कर रहा था, और निचले वर्ग शोषण के कारण बहुत ज़्यादा क्या था, गरीब था। राजा और उच्च वर्ग द्वारा कृषकों और निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था। नगरों में सेवाओं का अभाव था और शासन व्यवस्था क्या थी, उनके अनुसार खराब थी। इसके अलावा उन्होंने जो एक मुख्य बात के बारे में लिखा वो थी सती प्रथा। तो फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की कड़ी आलोचना की। इस प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था कि अगर कोई महिला थी और वो विधवा हो जाती थी, यानी उनके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद उनके पति की चिता के साथ उनको भी जिंदा ही क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। इसी को बोलते थे क्या, सती प्रथा। तो उन्होंने इस व्यवस्था को अमानवीय और अत्याचारपूर्ण बताया और एक अपना अनुभव भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे एक जगह से जा रहे थे तो उन्होंने एक 12 साल की लड़की को देखा, ठीक है, जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी महिला उसे खींचकर एक चिता की ओर ले जा रहे थे। ठीक है, उस चिता पर लड़की के हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग ना जाए, और सोचो उसे जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने अपनी आंखों से देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या लगा, बुरा लगा। ठीक है, और इसी बारे में उन्होंने क्या किया, अपनी किताब के अंदर भी उसका वर्णन किया था। तो ये सारी बातें इन सभी विचारकों ने लिखी। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, लगभग सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखें, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पर्सनल डिस्कशन के लिए। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।